हेलो स्टूडेंट्स। मैं क्लास नाइन्थ मैथ के चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। प्रश्न है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो हल शुरू करते हैं। इस प्रश्न का हल है, जो संख्या हमें दे रखी है उसको x मान लीजिए। मान लीजिए x बराबर है 0.9999। इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए। अब आपने देखा है कि इसमें एक अंक जो है वो बार बार आ रहा है, वो है 9। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतनी ही एक के साथ शून्य लगाकर हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एक एक्स है। समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, जब हम इसको 10 से गुना करेंगे तो एक एक्स का बन जाएगा 10x। और दूसरी तरफ दशमलव जो है वो एक जंप कर जाएगा, एक अंक, तो 0.99999। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि ऊपर 4 थे तो नीचे भी 4 होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे आप 4 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 जो है वो बार बार आता है, रिपीट होता है, इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो ये जितने मर्जी बार लिख सकते हैं। ऊपर आप 5 बार लिख लीजिए, 6 बार या उससे ज़्यादा बार लिख लीजिए। दोनों के बराबर होना ज़रूरी नहीं है, माइनस करते समय ज़रूर बराबर कर लेने हैं आपने। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देना है। ये जो 2 माइनस 1 कर देना है, 2 गोले में लिखो, मतलब समीकरण 2 में से एक समीकरण घटा देना है। 2 समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 10x, माइनस यहाँ लिखा हुआ है 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 1x, और दूसरी तरफ समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0.99999। सो यहाँ आप ब्रैकेट लगा लीजिए, और माइनस जो एक में क्या लिखा हुआ है 0.9999। सो ठीक। अब 10 में से एक एक्स घटाइए तो 9x रह गए। और दूसरी तरफ इसकी माइनस जो है आपको पहले भी बताई गई है, 0.9.123.4। आपने यहाँ 4 बार लिखे हैं दशमलव के बाद, तो नीचे वाले में भी 4 बार लिख लीजिए। अगर ऊपर 5 बार लिखे हैं तो ऊपर बार दशमलव के बाद ही आपने बराबर करने हैं, दशमलव के बाद। अब जब इनको माइनस करेंगे तो 0.000.9 और यहाँ 0। अब ये 0.9.000 आ गया तो ये 9 ही होता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ठीक। अब देयरफॉर x बराबर है 9/9, और ये काट के आ जाएगा 1/1, जो कि 1 होता है। तो इसने बोला था कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो x किसका नाम हमने डाला था, देयरफॉर 0.9999 सो ऑन, इसका आंसर जो है 1/1 यानी 1 आ गया। तो इसे हमने P/Q रूप में लिख दिया, 1 को हम P/Q रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ, थोड़ी सी हैरानी तो हो रही है, थोड़ी सी कि 0.9999 का आंसर 1 कैसे आ गया। अब ये बात कैसे हुई, ये आप जरा यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि ये है 0.99999।
और जब हम अंकों को सन्निकट मान लिखते हैं, अंकों का सन्निकट मान लिखते हैं, तो ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो इस अंक को 1 बड़ा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, लास्ट वाले अंक को हटा देते हैं अगर ये 5 से बड़ा है, और अगले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो इसकी शून्य लगेगी, ये फिर 10 हो जाएगा, इसकी शून्य लगेगी, ये फिर 10 हो जाएगा, इसकी शून्य लगेगी, और जो 1 बच गया वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 999 है ये काफ़ी बार लिखे गए हैं, और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो पीछे का एक अंक हटाएंगे जो 5 से बड़ा होगा, तो अगर ये 9 5 से बड़ा है इसको हटा देंगे और इसको 1 बढ़ा देंगे, तो 9 को 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 की शून्य लग जाएगी, फिर वो हासिल जो बच गया वो इसमें डाल देंगे, ये भी 10 हो जाएगा, उसकी शून्य लग जाएगी, एक हासिल बच जाएगा, इसमें भी 1 डाल देंगे तो वो भी 10 हो जाएगा, उसकी शून्य लग जाएगी, और जो हासिल बच गया वो इधर आ जाएगा, तो वो 1.00 आ जाएगा। तो ये जो है 0.9999 काफ़ी बार लिखा गया है, और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 1 के आसपास ही हमारा आंसर आएगा। तो ये इसकी चर्चा थी। तो ठीक, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास जो संख्या है वो 1/17 है, उसको हमने भाग करना है, और भाग करने के बाद जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसमें अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो जैसे कि हमने पहले भी इसको किया है, ये जिस संख्या से हम भाग करते हैं अंकों की पुनरावृत्ति उससे हमेशा ही कम होती है। जैसे 17 से भाग कर रहे हैं तो 16 अंक पुनरावृत्ति हो सकती है या उससे भी कम हो सकती है। तो इस प्रश्न का हल 1/17। अब हमने 1 तो अंदर लिख लेना है ऐसे, और 17 से इसको हमने भाग दे देनी है। ठीक, अब आपको पता है यहाँ पे दशमलव है, शून्य लगा लीजिए, जितनी मर्जी शून्य लगा सकते हैं आगे, अगर इसमें कम भी पड़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली समझ लेना कि आगे भी शून्य है, लगा लीजिए आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी शून्य। अब इस 17 को हम 17 से 1 को भाग करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 1 छोटी संख्या है, 17 बड़ी है, तो 0 लग जाएगी। ठीक, अब आगे हमारे पास शून्य आया यहाँ पे, और ये 1 आ गया, अगला हमारा दशमलव चला जाएगा इधर, और नेक्स्ट 0 हमारी आ जाएगी, उसकी टर्न आ गई। लेकिन अभी हम भाग करने पे देखते हैं कि 17 के टेबल में 10 भी नहीं आता, क्योंकि 17 एकम 17 होते हैं, और 17 गुना 0 0 होता है, तो फिर 0 से चला जाएगा, तो यहाँ फिर शून्य आ जाएंगी 2, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक, अभी अगली 0 की बारी आ जाएगी। ठीक ठीक है, ये 0 जितनी मर्जी लगाते चलिए 0 आती रहेंगी नीचे। ठीक, कम भी पड़ जाएंगी, यहाँ कम पड़ जाएंगी तो कोई बात नहीं, सपोज कर लेना कि आगे जीरोज हैं जिनको हम नीचे बोरो। अब 17 का टेबल 100 तक पढ़ना है, तो 17 पंजे 85 होते हैं, 17 छिके 102 होते हैं, तो 102 तो बड़े हो गए, तो ये 5 से चला जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएंगे, यहाँ बोरो कर लिया, एक हासिल ले लिया तो 9 रह गया, 9 में से 8 तो 1 आ गया। अब अगली शून्य आ जाएगी। अब 17 का टेबल 150 तक पढ़ेंगे, 17 ना 153 होते हैं, और 17 अट्ठे जो हैं वो 136 होते हैं, तो 136 में यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस करते हैं इसको, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 4 रह गए हैं, और 4 में से 3 गया तो 1, और अगली शून्य हमारे पास आ जाएगी। अब 17 का फिर टेबल हम आगे पढ़ेंगे, तो 17 अट्ठे फिर 136 हो जाएंगे, और 136 जब हो जाएंगे तो फिर हम इनको माइनस करेंगे, और 10 में से 6 गए 4 आ जाएंगे, यहाँ शून्य शून्य हो जाएंगे, अगली 0 आ जाएगी, तो 17 दूने 34 हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये 34 लिख दिया मैंने, और माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए फिर 6 आ जाएंगे, आगे शून्य हो जाएगी, फिर 0 लग जाएगी यहाँ पे, और 17 त्या 51 हो जाएंगे, और जब 51 लिखेंगे तो इनको माइनस करने के बाद हमारे पास 9 आ जाएंगे, फिर अगली शून्य आ जाएगी। ठीक,
और फिर एक बार हम इसको डिवाइड करेंगे, 17 पंजे 85 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 85 आ गए, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएंगे। 10 में से 5 गए 5। ठीक है, और आगे की भाग करने के लिए मैं 5 को इधर ले आता हूँ यहाँ पे, और अगली शून्य आ जाएगी। 17 दूने फिर 34 हो जाएंगे, और जब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएंगे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब अगली 0 आ जाएगी, और 17 9 153 हो जाएंगे, और 10 में से 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और बाकी शून्य हो जाएंगी। अगली 0 ले लेते हैं, 17 का टेबल 70 तक, 17 चौके 68 हो जाएंगे, और माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगली 0 आ जाएगी, 17 एकम 17 हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, अगली शून्य आ जाएगी, फिर 17 एकम 17 हो जाएंगे। ठीक, और 10 में से 7 गए 3 हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा, अगली शून्य आ जाएगी। ठीक, अब 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, 119, और जब इसको 10 में से 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 में से तो 1 आ जाएगा। 11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगली शून्य लगा लेते हैं, 17 छिके 102 हो जाएंगे। ठीक, और माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गए तो 8 आ जाएंगे, ये शून्य हो जाएगी, अगली आ जाएगी, और 17 चौके 68 हो जाएंगे फिर से, और 10 में से 8 गए तो 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगली शून्य लग जाएगी, 17 सत्ते 119 हो जाएंगे, और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी शून्य। फिर बात वहीं पहुंच गई 1 पे। ठीक, अब फिर ये ऐसे ही शुरू हो जाएगा, फिर भाग करेंगे तो ये सारी संख्या दोबारा से आने शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये खंड दोबारा से आ जाएगा। कितने अंकों का खंड आ जाएगा दोबारा से, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक दोबारा से यही 0 से शुरू होके आ जाएगा। आगे देखिए, फिर 0 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा तो 0 से जाएगा, फिर 0 फिर 10 से चला जाएगा, 0 अगली 0 लगा लेंगे तो 17 पंजे 85 से चला जाएगा, फिर 15 जाएंगे तो 17 8 136, ऐसे ऐसे यही चीज़ें दोबारा से आने शुरू हो जाएंगी। आप करके देखिए आगे, क्योंकि ये जो आगे देखिए आप यहाँ पहुँच गए ना, तो ये सारा आएगा तो फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/17 के दशमलव प्रसार में क्या आया, 0.058882 882 882 352 352 9411 9411 7647 7647। ठीक है, 0.58823522352 94117647। ये पूरे अंक दोबारा से आ जाएंगे, बार बार आते रहेंगे, दोबारा से क्या कई बार आते रहेंगे, डिवीजन तो खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो आपने देखा, जिस अंक से हम भाग करते हैं उससे कम कम अंकों का खंड ही बार बार आता है। 17 से भाग किए तो 16 अंक रिपीट होंगे दोबारा से, या उससे कम भी हो सकते हैं। तो दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देयरफॉर पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी आ गई, 70, सॉरी कितनी आ गई, 16 संख्या आ गई। पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 16,
मतलब भाजक से कम होंगे। अगर भाग आप 15 से कर रहे हैं तो 14 अंक हो सकते हैं रिपीट, या उससे कम हो सकते हैं। 7 जिस भाजक से हमेशा ही कम होंगे। पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो संख्या है वो भाग करने वाली संख्या से हमेशा कम होगी। ठीक, तो ये हमने भाग भी कर दी, और ये एक रूल भी निकल गया कि जिस अंक से हम भाग करते हैं, जिस संख्या से, सॉरी अंक नहीं, जिस संख्या से भाग करते हैं पुनरावृत्ति खंड में उस संख्या से कम अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 5 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको समझना चाहिए वो प्रश्न, क्योंकि आपकी अगली कक्षा में आपके काम आएगा। वो बोलता है P बटा Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका 7 निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लेने जा रहा हूं। ठीक है, एक मैंने संख्या ले ली 17/8, परिमेय संख्या है। उसने बोला है P और Q में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, नहीं है इसमें। ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार भी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 17/8 का। यहाँ मैं 17 लिख देता हूँ और यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ। तो 8 2 जा 16 और 1 बच गया, 0 आ गई, 8 एकम 8। ठीक, 0 से पहले दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 आ गया, आगे ये दशमलव 0 आती रहेगी। 8 एकम 8, अब ये 2 आ गया, अगली 0 आ गई, 8 दूनी 16 और ये 4 और फिर शून्य लग जाएगी और 8 पंजे 40। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। देखिए आप 2.125। ठीक, और इसमें इस संख्या में जो P है वो 17 है, P बटा Q रूप लिखे अगर हम इसमें, और Q जो है वो 8 है। ठीक, और अगर हम Q का अभाज्य गुणनखंडन करें Q का, तो वो हमें क्या मिलेगा? 8 है Q, तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, 3 एग्जाम्पल लूंगा मैं यहाँ पे। सेकंड एग्जाम्पल जो है वो मैं 7/5 ले लेता हूँ। ये भी P बटा Q, और इन दोनों में कुछ भी गुणनखंड एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 7 को जब 5 से भाग करेंगे, ठीक है, 7 को जब 5 से भाग करेंगे तो 7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ और 5 यहाँ लिख रहा हूँ, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक ही किया, 7 को 5 से भाग कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ दशमलव दशमलव है, आपको पता है 0 होती है आगे दशमलव के बाद, है ना। तो 5 एकम 5 हो गया और माइनस किया तो 2 आ गया, आगे से मैंने यहाँ दशमलव लग गया और शून्य लग गया और 5 चौके 20 हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो 1.4 हो गया। और इसमें P जो था वो 7 था और Q जो था वो 5 था। और Q का अगर मैंने अभाज्य गुणनखंडन करूं, 5 के अभाज्य गुणनखंडन क्या करना, 5 गुना 1 ही हो गया। अभी हम इसका लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल। उसमें हम एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिसमें, जैसे मेरे पास है संख्या जिसमें हमारे पास है 11/10। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार तो सीधा ही आ जाएगा 1.1। ठीक है, यहाँ मैं P देखूं तो कितना है, 11 है, और Q देखूं कितना है, 10 है, और Q का अभाज्य गुणनखंडन देखूं तो 10 मतलब 2 गुना 5। ये जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, इनके दशमलव प्रसार शांत हैं। इसने प्रश्न में ही कहा
था कि जिनके दशमलव प्रसार क्या हैं, शांत दशमलव निरूपण है, सबके शांत वाले ही मैंने लेने थे। अब आपने यहाँ पे देखा कि ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप की होती हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसमें q के पास क्या गुण आया। पहली संख्या में देखिए q के पास q के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 है, यहाँ q के गुणनखंड 5 गुणा 1 है, यहाँ q के गुणनखंड 2 गुणा 5 है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उनके जो p बटा q के रूप में होती है उसमें q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो उसमें या तो केवल 5 आएगा, या तो केवल 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे। ये यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष है वो क्या निकला कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए, है ना, तो वो हम देख रहे हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसी परिमेय संख्याएं, ठीक है, ऐसी परिमेय संख्याएं जो p बटा q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की हैं, ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जो p बटा q के रूप की हैं जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिनका दशमलव प्रसार शांत है, मैं Q के अभाज्य गुणनखंडन में या तो केवल 2 होगा या केवल 5 होगा, ठीक है, या 5 और 2, या 2 और 5 है ना, 5 पहले लिख लिया, या 5 और 2, ठीक है, या 5 और 2 दोनों होंगे, या 5 और 2 दोनों होंगे। तो ये वो कंडीशन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। तो ये वो Q का गुण है कि Q के अभाज्य गुणनखंडन में या तो केवल 2 होगा, या केवल 5 होगा, या 5 और 2 दोनों होंगे। ये वो गुण है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।